दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन 4 में हम सीखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी को, या हिंदी में कहें तो किसी प्रकार की संभावना को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं टाइटल में पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा हुआ। पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है हिंदी में संभावना, और इसी के लिए इंग्लिश में हम लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मे, MAY। हालांकि मे के और के भी यूज़ होते हैं, पॉसिबिलिटी बताने के अलावा भी यूज़ होते हैं। हम देखेंगे इस लेसन में आगे चल के। परमिशन के लिए भी यूज़ होता है इसका, पर दोनों में यूज़ बिल्कुल अलग अलग तरीके से होते हैं, और इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं व्यवहारिक जीवन में, तो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, एक पर्टिकुलर संदर्भ में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बनाते हैं। तो सिचुएशन में उस शब्द के जो अर्थ होते हैं वो स्वयं प्रकट होते हैं। तो इस बात को लेकर किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि अरे सर तो बोल रहे हैं कि मे का मतलब पॉसिबिलिटी भी है, परमिशन भी है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये परमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी के लिए। तो वैसा नहीं है। अभी आगे जब पूरा लेसन कंप्लीट होगा तो आपका ये जो डाउट है वो भी दूर हो जाएगा। चलिए फ़िलहाल हम पॉसिबिलिटी पे फोकस करते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है उसको किस तरीके से व्यक्त किया जाता है मे शब्द का प्रयोग करके। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया, आई मे विज़िट यू टुमारो। इसका मतलब ये है, इसमें ये जो मे वर्ड आप देख सकते हैं, आई मे विज़िट यू टुमारो का मतलब ये है कि आप किसी को बोल रहे हैं कि देखो पक्का तो नहीं है लेकिन हो सकता है मैं कल तुम्हारे घर आऊँ। या दूसरे शब्दों में आप उससे बोल रहे हैं कि कल मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। अब जब आप बोल रहे हैं कल मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, तो यहाँ पर आप कोई कैपेसिटी बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर एक दूसरा सेंटेंस हो यहाँ पर, आई कैन विज़िट यू टुमारो, तो ये बिल्कुल अलग अर्थ प्रकट करेगा। हालांकि हिंदी में दोनों के सेंटेंस लगभग एक जैसे होंगे। आई कैन विज़िट यू टुमारो का अर्थ भी होगा मैं कल तुम्हारे यहाँ आ सकता हूँ, और यहाँ पर जो आप मे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आई मे विज़िट यू टुमारो, उसका भी वही अर्थ है, मैं कल तुम्हारे यहाँ आ सकता हूँ। लेकिन बिल्कुल यही जो वर्ड है मे और कैन का डिफरेंस, यही मीनिंग में डिफरेंस बता देगा सुनने वाले को। जब कोई व्यक्ति कहेगा आई कैन विज़िट यू टुमारो, तो उसका मतलब ये होगा कि आज तो मैं फ्री नहीं हूँ, आज मैं बिज़ी हूँ, या आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। हाँ, अगर तुम कहो, अगर तुम चाहो तो कल मैं तुम्हारे यहाँ आ सकता हूँ। मतलब टुमारो आई विल बी कैपेबल ऑफ विजिटिंग यू। कल जो है मुझ में उतनी क्षमता होगी, कल मुझ में उतनी कैपेसिटी होगी कि कल मैं तुम्हारे यहाँ आ पाऊँ। इसलिए वहाँ पे वो कैन का प्रयोग कर रहा है। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कल इस बात की संभावना है कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ। ठीक है, चलिए आगे की एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ी और क्लियर होगा आपको। अवर PM में अराइव दिल्ली एयरपोर्ट नेक्स्ट वीक। इसका मतलब क्या है कि अभी जो हमारे PM हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी आउट ऑफ कंट्री हैं, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल चला तो अगले हफ्ते तक जो है, जो हमारे PM हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, मतलब अपनी कंट्री में वापस आ जाएंगे। बट फिर भी क्योंकि यहाँ पर मे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी, मतलब पक्का नहीं है। यहीं पर मे की जगह अगर हम विल यूज़ कर लेते तो वो पक्का हो जाता। अगर सेंटेंस होता अवर PM विल अराइव दिल्ली एयरपोर्ट नेक्स्ट वीक, इसका मतलब हो जाएगा ये बात पक्की है कि नेक्स्ट वीक PM जो है वो हमारे कंट्री में आ जाएंगे। तो विल जो है वो सर्टेनिटी को बताता है, जबकि मे जो है वो पॉसिबिलिटी को बताता है। इस बात को ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं। हिज फादर में हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सपोज़ आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप उसके समाधान के लिए अपने किसी फ्रेंड को कंसल्ट करते हैं जो सक्षम नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और वो आपको बोलता है सॉरी आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम उसकी जानकारी में कोई है जो उसे लगता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और उस कंडीशन में वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि क्यों ना तुम उनके पिताजी से मिलो। किसी के पिताजी की बात कर रहा है, वो आपको पता है किसकी बात कर रहा है।
तो वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि यू शुड मीट हिज फादर में सॉल्व योर प्रॉब्लम। मतलब हालांकि वो भी श्योर नहीं है कि उसके पिताजी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही देंगे। अगर श्योर होता तो वो क्या बोलता, यू शुड कंसल्ट हिज फादर विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। बट फिर भी उसे लगता है कि एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि संभावना है कि उसके पिताजी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। तो उस पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो आपसे कह रहा है कि प्लीज़ गो एंड कंसल्ट हिज फादर बिकॉज हिज फादर में हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो उसके पिताजी हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करें। आई होप आपको बातें समझ में आ रही हैं। इतना मुश्किल नहीं है जितना अपेरेंटली दिखाई देता है या लगता है हमें। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस समझना है और कुछ नहीं है। और मैंने जानबूझ के ये आपके सामने जो एग्जांपल है वो इंग्लिश में दिए हैं फर्स्ट लेसन से, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैक्सिमम जो क्लासेस चलती हैं हमारी कंट्री में, पर्टिकुलरली टू टीच इंग्लिश टू द हिंदी स्पीकर्स, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उनको आमतौर पे ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। क्योंकि ट्रांसलेशन पहली बात तो ये कि हर चीज़ को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते हैं। जैसे पोइट्री को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इमोशंस को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, कहावतों को आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि अगर आप हिंदी टू इंग्लिश चेंज करने का प्रयास करेंगे बजाय इंग्लिश को समझने के और उसको प्रैक्टिस करने के, तो आपका ब्रेन जो है वो अननोइंगली हैबिचुअल हो जाता है बार बार दोनों लैंग्वेज में सोचने का। और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश आती तो है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उसमें फ्लुएंसी नहीं आ पाती है। लिखने में उनको उतनी समस्या नहीं है, क्योंकि वो लिखने में आपके पास समय होता है, आप ट्रांसलेट कर लेते हैं चीज़ों को। बट जब बोलने की बात होती है तो उनके माइंड में वही हैबिट पड़ी हुई है काफ़ी लंबे समय से। कौन सी? कि पहले हिंदी में सोचेंगे, फिर हिंदी से फिर उसको इंग्लिश में चेंज करेंगे। तो इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है कि आप हिंदी में सोच रहे हैं, फिर उसमें से सब्जेक्ट निकाल रहे हैं, फिर कैन लगेगा कि शुड लगेगा कि मे लगेगा, वो देख रहे हैं, फिर वर्ब लगा रहे हैं। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम विच डायरेक्टली अफेक्ट्स योर फ्लुएंसी एंड एट द सेम टाइम इट अफेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस। दोनों चीज़ों को प्रभावित करता है, आपके कॉन्फिडेंस को भी प्रभावित करता है और फ्लुएंसी को भी। इसलिए मेरा प्रयास इस दिशा में है कि मैं समझने पे ज़्यादा फोकस करूं। मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं यहाँ पर बिल्कुल पहले लेसन से ही, और ये जानते हुए कि आप में से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो डायरेक्टली इंग्लिश ही यूज़ करना ठीक नहीं है। तो हिंदी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि हर बच्चा जो है इसको समझ सकता है। एक बार लैंग्वेज समझ में आनी चालू हो जाए तो फिर सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आप इसको समझने का प्रयास करें और प्रैक्टिस करने का प्रयास करें, बजाय ट्राइंग टू ट्रांसलेट एवरीथिंग। थोड़ी बहुत तो ट्रांसलेशन की मदद लेंगे एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ट्रांसलेशन की हैबिट नहीं डालना है बिल्कुल भी, क्योंकि आगे चल के फिर दिक्कत होगी उसमें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ एग्जांपल आप देख सकते हैं, इंडिया में विन दिस मैच। लेट्स अज्यूम कि कोई एक मैच हो रहा है इंडिया और किसी दूसरी क्रिकेट टीम के बीच में, और अभी की जो कंडीशन आप देख रहे हैं उसमें से आपको लग रहा है कि इस बात की संभावना ज़्यादा है कि इंडिया इस मैच को जीत जाए। और उस कंडीशन में आपके साथ जो मैच देख रहा है आपका दोस्त, आप उसको ये रिमार्क दे सकते हैं उस समय कि इंडिया में विन दिस मैच, कि आज का जो मैच है वो भारत जीत सकता है, इस बात की संभावना है कि आज का मैच जो है वो भारत जीत जाए। फिर है वी में लर्न इंग्लिश इवन विदाउट गोइंग टू रेगुलर कोचिंग क्लासेस। ये एक बहुत ही रिलेवेंट कह सकते हैं कि एग्जांपल है, जिससे हमें से बहुत से लोग रिलेट कर सकते हैं। और इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आप रेगुलर कोचिंग क्लासेस नहीं भी जाते हैं, तब भी इस बात की संभावना है कि आप इंग्लिश सीख सकें, आप इंग्लिश सीख जाएं, है ना। तो संभावना ही बोल रहा है, वो विल नहीं बोल रहा है कि पक्का है कि आप बिना कोचिंग क्लास के सीख ही जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का गाइडेंस ले रहे हैं, आपका इंडिविजुअल डेडिकेशन कितना है, आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। तो इनके आधार पे वो कंक्लूड कर रहा है कि अगर आपको गाइडेंस सही मिल रहा है, आप जेन्युइनली डेडिकेटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं और पर्याप्त आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस बात की संभावना है कि बिना रेगुलर कोचिंग क्लासेस अटेंड किए आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और लास्ट एग्जांपल जो हमने लिखा है, आई मे नॉट बी अवेलेबल इन नेक्स्ट मैच, सॉरी मार्च।
ये इसको नेगेटिव फॉर्म में मैंने देने की कोशिश की आपको, ताकि उसका भी आइडिया रहे कि नेगेटिव में भी यूज़ करते हैं इसको। तो आई मे नॉट बी अवेलेबल इन नेक्स्ट मार्च का मतलब ये है कि जिससे आप ये बात कर रहे हैं, सपोज़ मार्च में उसके यहाँ कोई ओकेजन है, किसी की शादी है, बर्थडे है, समथिंग लाइक दैट, और दैट पर्सन हैज़ कम टू इनवाइट यू, वो आपको इनवाइट करने के लिए आया और उसने बताया कि मार्च की डेट निकली है एंड यू हैव टू बी देयर, आपको वहाँ पे होना है। और तब आप बहुत ही अफसोस के साथ उसे बात कहते हैं कि सॉरी यार, बट आई थिंक आई मे नॉट बी अवेलेबल इन नेक्स्ट मार्च, क्योंकि आपका शेड्यूल ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मार्च में शायद आपको कहीं और जाना पड़े, किसी काम की वजह से, किसी प्रोफेशनल रीज़न की वजह से, किसी ऑफिशियल रीज़न की वजह से। हालांकि वो भी अभी कंफर्म नहीं है, एक टेंटेटिव आपको आइडिया है उसका, एक संभावित आइडिया है कि शायद आप यहाँ ना हो। क्योंकि अगर कंफर्म्ड होता तो आप यहाँ मे की जगह विल का प्रयोग करते कि आई विल नॉट बी अवेलेबल, लेकिन फिर भी आप क्या बोल रहे हैं, मे, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आई गेस आपको बातें समझ में आई होंगी कि मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए किस तरीके से किया जाता है। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, और अलग अलग घटनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है, हालांकि मैंने उसको यूज़ नहीं किया, बट उसको भी बता दूं। कई बार जैसे आसमान में बादल छा जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार आज तो बारिश होगी, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं वहाँ पे इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, आप इट विल रेन टुडे क्यों नहीं बोलते, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि बादल तो होते हैं लेकिन कुछ देर में छड़ जाते हैं और फिर बारिश वारिश कुछ नहीं होती, अच्छी खासी धूप आ जाती है। वहीं दूसरी जगह अगर ड्रिजलिंग होनी चालू हो जाए, ड्रिजलिंग मतलब हल्की हल्की फुहार होनी चालू हो जाए, और बादल भी हैं, तो शायद आप वहाँ मे का प्रयोग ना करें और वहाँ पे आप कहें कि इट विल रेन टुडे, क्योंकि अब ड्रिजलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, फुहारें पड़नी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, मतलब आप कंफर्म हो गया है कि आज बारिश होगी ही। तो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ यूजिंग मे यू वुड रैदर यूज़ विल, जबकि केवल अगर बादल हैं आसमान में तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, मे, इट मे रेन टुडे। ऑलराइट, सो दैट्स इट। जहाँ तक पॉसिबिलिटी का सवाल है मे को प्रयोग करने का, आप इस लेसन के बाद, अभी तो पूरा भी लेसन बाकी है, उसको भी हम कंप्लीट कर लें। इसके बाद एज आई सजेस्ट इन ऑलमोस्ट माई एवरी वीडियो और लेसन, दैट डू नॉट फॉरगेट टू मेक इनफ सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस वट एवर यू लर्न इन ईच लेसन। जो भी आप हर लेसन में सीखते हैं उस चीज़ की पर्याप्त प्रैक्टिस करना ना भूलें, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए किसी का गाइडेंस लेना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करना है। ऑलराइट, चलिए आगे चले। मैंने आपको बताया था कि मे के दो प्रयोग होते हैं, एक होता पॉसिबिलिटी बताने के लिए और एक परमिशन बताने के लिए। तो पॉसिबिलिटी वाली अपन ने जो पार्ट है वो कवर कर लिया है, अभी अपन आगे चलते हैं और परमिशन को देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सॉरी, ये क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ी सी इरेज कर दूं तो पूरा लेसन जो है वो सामने आ जाएगा। ये मैं शुरू से बना के रख लेता हूँ ताकि मेरा और आपका समय जो है वो बचे, कम से कम समय में कम से कम डाटा खर्च करके आप अधिक से अधिक काम की बातें सीख सकें, यही प्रयास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं परमिशन के लिए मे का प्रयोग करते हुए। तो इसमें एक बात अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में, एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 सभी में जो मे है उसका प्रयोग शुरू में किया गया है, जबकि इसके पहले जब अपन यूज़ कर रहे थे पॉसिबिलिटी बताने के लिए तो सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर रहे थे। इट मे रेन टुडे, आई मे विजिट यू टुमारो, समथिंग लाइक दैट, उसमें सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर रहे थे। जबकि जब हम परमिशन मांगते हैं, और ये ध्यान रखना मे का प्रयोग परमिशन मांगने के लिए किया जाता है,
ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। कई बार लोग इस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। आमतौर पे जब स्कूल में हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं, वहाँ से लौटते हैं क्लास में आने के लिए, तो टीचर होते हैं तो हम उनसे आज्ञा लेते हैं कि सर मे आई कम इन। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, वहाँ पे उनसे आज्ञा मांग रहे होते हैं। किस चीज़ की? कि क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। और अगर वो आपको अनुमति देते हैं तो वो बोल सकते हैं यस, सिंपल यस भी बोल सकते हैं, या पूरी तरीके से अगर रिप्लाई करना चाहें तो बोलेंगे वो आपको यस यू मे। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें, मे आई नो योर नेम। किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, कोई अनजाना व्यक्ति है, और यू गेट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, आप उसमें रुचि लेते हैं उस व्यक्ति में, और आप उसका नाम जानना चाहते हैं। तो आप सीधे नहीं कहते हैं कि टेल मी योर नेम, इट साउंड्स वेरी रूड, बहुत ही अभद्र सा प्रतीत होता है अगर आप किसी को इस तरीके से कहें ए भाई मुझे अपना नाम बता। और उसकी बजाय अगर आप थोड़ी शिष्टाचार फॉलो करें और बोलें कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो वो थोड़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें बेसिकली आप सामने वाले से अनुमति मांग रहे हैं, और इनडायरेक्टली आप उसे पूरी लिबर्टी दे रहे हैं कि आप चाहें तो बताएं, और चाहें तो अपना नाम ना बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट शोज़ द लेवल ऑफ मैच्योरिटी दैट यू हैव। तो मे आई नो योर नेम, या मे आई नो योर नेटिव प्लेस, जो भी आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये कर्टसी शो करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर किसी के बारे में कुछ जानना है तो मे का प्रयोग करके हम उससे पूछें, मे आई नो योर नेम, मे आई नो द एरियाज ऑफ योर इंटरेस्ट, मे आई नो योर फेवरेट सब्जेक्ट, क्या मैं तुम्हारा पसंदीदा सब्जेक्ट जान सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। थर्ड एग्जांपल है मे आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। बिल्कुल उसी तरीके से है कि किसी में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं, तो अगेन बेहतर तरीका ये है कि आप उससे मे का प्रयोग करें और कहें कि मे आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, मे आई गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो आप उससे परमिशन मांग रहे हैं। फिर है मे आई नो द पर्पस ऑफ योर विज़िट। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में विज़िट करते हैं किसी काम से, तो आप रिसेप्शन में देखिए जो भी व्यक्ति बैठा होता है वो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता है, और उसका पूछता है वो आपसे कि भैया आप यहाँ किस लिए आए। बट अगर वो डायरेक्टली बोले कि टेल मी द पर्पस ऑफ योर विज़िट, तो अगेन ये थोड़ी सी अजीब सा लगता है सुनने में। हालांकि उसमें कुछ गलत नहीं है, बट फिर भी बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू लिव इन अ सोसाइटी वेयर कर्टसी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, शिष्टाचार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कई बार हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं या आंसर्स होते हैं उनको हम उतने पॉजिटिवली नहीं ले पाते हैं। तो इस वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होता है या होती है वो आपसे पूछता है मे आई नो द पर्पस ऑफ योर विज़िट। सर या मैडम क्या मैं जान सकता हूँ या क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका यहाँ आने का पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ जो आपने रेलवे स्टेशन में प्राय सुना होगा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। जब वहाँ पे कोई बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी दी जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है, तो जो यात्री होते हैं या प्लेटफॉर्म पे जो वेट कर रहे होते हैं अपनी ट्रेन्स का, तो जो भी अनाउंसमेंट किया जाता है उसमें अनाउंस करने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहता है यात्रियों से कि क्या मुझे आपकी अटेंशन मिल सकती है, क्या मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ या बताने जा रही हूँ। तो वहाँ पे वो मे शब्द का प्रयोग करता है कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। सो दिस इज़ अबाउट सीकिंग परमिशन। किसी व्यक्ति से परमिशन लेना हो और मे का प्रयोग करना हो तो इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। परमिशन लेने के लिए ही मे की तरह इस्तेमाल किया जाता है एक और वर्ड है, दैट इज़ कैन। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। और कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे मे का यूज़ करना हो कहाँ कैन का, तो वो भी अभी इस लेसन में क्लियर हो जाएगा कि कहाँ मे यूज़ करना और कहाँ कैन, क्योंकि इंटरचेंजेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी कैन कहीं पे भी मे यूज़ कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन यू लैंड मी योर नोटबुक फॉर अ वीक। देखिए एक चीज़ कॉमन है इसमें और मे में जब आप परमिशन का प्रयोग कर रहे हैं, तो कि जब परमिशन मांग रहे थे और मे का प्रयोग कर रहे थे तो उसमें भी जो मे है वो बिगनिंग में आ रहा था, और कैन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें बिगनिंग में आ रहा है। ये चीज़ तो कॉमन हो गई, ठीक है। क्योंकि कैन का प्रयोग इससे पहले हमने किया है कैपेसिटी बताने के लिए, और कैपेसिटी के भी जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें भी कैन शुरू में ही आता है, ठीक है।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि सर उसमें भी तो कैन शुरू में लगाते हैं और परमिशन मांगने में भी कैन शुरू में लगाते हैं, तो मीनिंग क्लियर कैसे होगी। जैसा मैंने पहले कहा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप सेंटेंस को यूज़ करते हैं और वो सिचुएशन अपने आप में इतनी कंप्लीट होती है कि सुनने वाले व्यक्ति को ये बोध करा देती है कि आप जब कैन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कैपेसिटी डिनोट करने के संदर्भ में कर रहे हैं या परमिशन मांगने के संदर्भ में कर रहे हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी सी बात क्लियर होगी। कैन यू लैंड मी योर नोटबुक फॉर अ वीक। ऑब्वियसली आप इसमें किसी से कैपेसिटी वाला प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं, हालांकि आपने कैन का प्रयोग जरूर किया है, बट आप इसमें एक्चुअली परमिशन मांग रहे हैं किसी व्यक्ति से कि क्या मैं एक हफ्ते के लिए तुम्हारी नोटबुक मुझे मिल सकती है, क्या मैं एक हफ्ते के लिए तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूँ। तो आप उसमें परमिशन मांग रहे हैं, जैसा कि हम स्कूल में कॉलेज में अपने क्लासमेट्स के साथ करते हैं कि यार मेरे नोट्स छूट गए हैं, क्या मैं एक हफ्ते के लिए तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो उनसे जब हम मांगते हैं तो वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन यू लैंड मी, लैंड का मतलब होता है उधार देना। तो वर्ब मैंने पहली लेसन से आपको इंसिस्ट किया है कि वर्ब संबंधित जो वोकैबलरी है उसको आप शुरू में अधिक से अधिक इम्प्रूव करें। जितनी ज़्यादा वर्ब्स होंगी आपके पास आपके शब्दकोश में, उतनी आसानी से आप अपनी बात को रख सकेंगे स्पष्टता के साथ। तो मेरा भी प्रयास होगा कि मैं एग्जांपल बनाऊं तो अधिक से अधिक ऐसे वर्ड यूज़ करूं जो आपके लिए मैक्सिमम, जो आप में से स्टूडेंट्स उनके लिए नए हों और काम के हों, ताकि आप एग्जांपल के माध्यम से भी काफ़ी कुछ सीख सकें। बट मूलतः प्रयास आपको ही करना है क्योंकि आपको यूज़ करना है उनका। तो यहाँ पे लैंड शब्द का इस्तेमाल किया है, तो जिन्हें नहीं पता है इसका मतलब उन्हें बता दूं। जैसे बोरो एक वर्ड होता है, तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई बोरो 2000 रुपीज़ फ्रॉम यू। क्या मुझे तुमसे 2000 रुपये मिल सकते हैं। कैन आई बोरो योर बाइक फॉर अ डे। क्या मैं तुम्हारी बाइक एक दिन के लिए उधार ले सकता हूँ। तो उधार लेने के लिए अपन बोरो वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब उधार देना होता है किसी को तो उसके लिए बोरो वर्ड यूज़ ना करके हम क्या करते हैं, लैंड। क्योंकि लेना और देना दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। उधार लेना, आप ज़रूरत में हैं तो आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, जबकि अगर कोई व्यक्ति संपन्न है और उदार है तो ज़रूरतमंद को उधार देता है, न कि लेता है। तो बोरो मतलब उधार लेना, जबकि लैंड मतलब उधार देना। वही बात यहाँ पर हो रही है कि क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक एक हफ्ते के लिए उधार दे सकते हो। तो आप परमिशन मांग रहे हो उससे। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, कैन वी गो देयर टुनाइट। क्या हम आज वहाँ जा सकते हैं। अपने किसी साथी से आप पूछ रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं कि भैया क्या तुम्हारी परमिशन है कि आज हम वहाँ चलें, क्या हम चल सकते हैं। फिर क्या है, कैन आई हैव योर पेन। इसमें भी परमिशन ले रहे हैं। लिखते लिखते अचानक एग्ज़ाम के दौरान आपका इंक ख़त्म हो गया और आपने देखा कि बाजू में एक दूसरा एग्ज़ामिनी है जो साथ में एग्ज़ाम दे रहा है या दे रही है, तो आप उससे परमिशन लेना चाहते हैं। आपने देखा उसके पास एक से ज़्यादा पेन है, तो आप डायरेक्ट उठा के लिखना अच्छा नहीं है वो, हालांकि कई लोग करते हैं, बट दैट्स नॉट गुड हैबिट। वो करने की बजाय पहले आप उससे परमिशन लें। कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई हैव योर पेन। हैव का मतलब होता है पास में होना, तो आप यूज़ बोलें या हैव बोलें, वहाँ पे मीनिंग एक ही आ रही है। तो क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, परमिशन मांग रहे हैं। उसी से जुड़ा हुआ है कैन आई यूज़ योर फ़ोन। आपका सपोज़ जो सिम आपने यूज़ किया नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, इमीडिएटली आपको कॉल करना है, बहुत ज़रूरी है, तो आसपास जो भी लोग हैं आप उनसे मदद ले सकते हैं। वहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी कैन आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़। तो वहाँ पर कोई समझदार व्यक्ति होगा तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करेगा और आपको बोलेगा यस ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ माई फ़ोन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बट बिफोर वी फिनिश today's lesson, let me tell you something about the difference regarding where to use can and where to use may when it comes to seeking permission. मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जब परमिशन लेने की बात होती है तो हमने सीखा तो है यहाँ पर दोनों कि कैन भी यूज़ करना है और मे भी यूज़ करना है, लेकिन पता कैसे चले कि कहाँ पर कैन यूज़ करना है और कहाँ पर मे का इस्तेमाल करना है। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं अपन। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने नोट दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर परमिशन, मतलब आज्ञा मांगने के लिए। मे इज़ यूज्ड व्हेन परमिशन इज सॉट फ्रॉम वन सीनियर्स। सीनियर्स का मतलब होता है
आपसे जो बड़ा है, वरिष्ठ है, किस मामले में? पोस्ट के मामले में, उम्र के मामले में, ज्ञान के मामले में, किसी अन्य क्वालिटी के मामले में। सरल शब्दों में ये कि किसी व्यक्ति की पद, उसकी उम्र, उसकी ज्ञान, उसकी क्वालिटी की वजह से जब हम उसका सम्मान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से जब हम परमिशन मांगते हैं तो हम कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम थोड़ी सी फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं, और वहाँ पे हम मे का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेकंड में देखिए क्या लिख रहा है नीचे, हाउएवर, मतलब हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हाउएवर कैन इज़ यूज्ड अमंग दोज नियरली इक्वल, जबकि कैन का प्रयोग किन के बीच में किया जाता है? जो ऑलमोस्ट क्या है? इक्वल है। इक्वल मतलब बराबर है। किस संदर्भ में? वही इन टर्म्स ऑफ एज, पोस्ट, नॉलेज एट्सेट्रा। जो उम्र, पोस्ट, ज्ञान अथवा किसी अन्य चीज़ में लगभग बराबर है, लगभग समकक्ष है, तो ऐसे लोग जब आपस में एक दूसरे से परमिशन मांगते हैं तो आमतौर पर वो कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दोस्त हो गए, सहकर्मी हो गए, साथ में काम करते हैं या साथ में पढ़ाई करते हैं, तो क्योंकि ऑलमोस्ट उनकी एज में, उनके नॉलेज में, उनकी पोस्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो जब वो आपस में बात करते हैं और कुछ परमिशन लेनी होती है तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल ना हो के वो सेमी फॉर्मल होते हैं, और वहाँ मे की जगह क्या यूज़ करते हैं? कैन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और अगर ऐसा है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी संबंधी हैं जो इंग्लिश आपके साथ सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करना है। उन्हें भी एनकरेज करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बार बार आपको उन्हें शेयर ना करना पड़े, वो भी आप ही की तरह समझ सकें, इस लैंग्वेज को सीख सकें, अपने करियर में कुछ अच्छा कर सकें, लैंग्वेज उनके लाइफ में किसी प्रकार की बाधा ना बने। अगले लेसन में मैं आपसे फिर मिलूँगा कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पर लेसन बनाकर, जो उतने ही काम के होंगे जितने की बाकी चीज़ें जो अभी तक हमने की हैं अभी तक के 4 लेसन्स में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें। आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी फीडबैक हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। आपकी क्यूरीज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर एंड गुड बाय।